मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे बाबा भारामल मंदिर, शिवलिंग का किया जलाभिषेक। सीएम ने की राज्य के विकास और सुख समृद्धि की कामना। प्रदेश के विकास में केंद्र सरकार की मदद, हाईवे चौड़ीकरण के लिए मिले 3,891 करोड़। बजट मंजूरी के बाद काम में आएगी तेजी। सीएम धामी ने केंद्र का जताया आभार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्कूली यादें हुई ताजा। सीएम धामी ने अपने पुराने स्कूल का किया निरीक्षण। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बच्चों से किया सीधा संवाद। विकासनगर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने की अगवानी। राज्य और केंद्र सरकार पर लगाए कई आरोप। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां उत्तराखंड में हाईवे चौड़ीकरण के लिए 3,891 करोड़ की राशि मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया। नया बजट मंजूर होने के बाद हाईवे के काम में तेजी आएगी। भानियावाला से ऋषिकेश तक हाईवे को 4 लेन करने के लिए 1,036 करोड़ रुपए मंजूर हुए। बरेली सितारगंज हाईवे चौड़ीकरण के लिए 1,464 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इसके साथ ही बरेली पीलीभीत हाईवे परियोजना के तहत सितारगंज बाईपास निर्माण के लिए 1,391 करोड़ मंजूर हुए हैं। तो ये बड़ी राशि उत्तराखंड को मिली है। उत्तराखंड में हाईवे चौड़ीकरण के लिए ये राशि मिली है। 3,891 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया। नया बजट मंजूर होने के बाद हाईवे के काम में तेजी आएगी, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। भानियावाला से ऋषिकेश तक हाईवे को 4 लेन करने के लिए 1,036 करोड़ रुपए मंजूर हुए। इसके साथ ही बरेली सितारगंज हाईवे चौड़ीकरण के लिए 1,464 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं और बरेली पीलीभीत हाईवे परियोजना के तहत सितारगंज बाईपास निर्माण के लिए 1,391 करोड़ रुपए मंजूर हुए। तो उत्तराखंड में हाईवे चौड़ीकरण के लिए एक बड़ी राशि उत्तराखंड को मिली है। 3,891 करोड़ रुपए मंजूर हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया। तो उत्तराखंड में हाईवे चौड़ीकरण के लिए 3,891 करोड़ रुपए मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया। नया बजट मंजूर होने के बाद हाईवे के काम में तेजी आएगी। भानियावाला से ऋषिकेश तक हाईवे को 4 लेन करने के लिए 1,036 करोड़ रुपए मंजूर हुए। बरेली सितारगंज हाईवे चौड़ीकरण के लिए 1,464 रुपए मंजूर हुए। तो इसके साथ ही इस बजट में हाईवे चौड़ीकरण परियोजना में आने वाली जमीन का मुआवजा भी शामिल किया गया है। इसी तरह बरेली सितारगंज हाईवे चौड़ीकरण के लिए 1,464 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, हर्ष का विषय उत्तराखंड के लिए, क्योंकि सड़क परियोजना के लिए, सड़क चौड़ीकरण के लिए एक बड़ी राशि उत्तराखंड को मिली है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं केंद्र का सहयोग लगातार उत्तराखंड को मिल रहा है और इसी के चलते कह सकते हैं कि जहां पहले उत्तराखंड को रेल के लिए क्षेत्र में जो है एक बेहतर बजट जो है इस बार आवंटित हुआ, जिससे कि रेल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सरकार ने अब सड़क के क्षेत्र में भी जो है उत्तराखंड को सहयोग दिया है और उसी के चलते खुद जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि ऋषिकेश से भानियावाला तक जो 4 लेन है उसको करने का प्रावधान रखा गया है, जिसको मंजूरी दे दी गई है, जिसके के लिए बकायदा 1,000 करोड़ का जो बजट है वो आवंटित किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे के जो चौड़ीकरण है उसको लेकर भी सरकार ने जो है बजट आवंटित किया है, जिसमें बरेली से सितारगंज के 4 लेन के चौड़ीकरण को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 3,000 से अधिक जो है बजट करोड़ का जो बजट है वो आवंटित किया गया है। तो निश्चित तौर पर कहने के मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्र का आभार भी जताया है और कह सकते हैं कि इसी के चलते एक बड़ा सहयोग जो मिला है, इसी के चलते कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड की जो रोड कनेक्टिविटी है और बेहतर जो है हो सकती है। क्या आकाश, इस बजट में हाईवे चौड़ीकरण परियोजना में आने वाली जमीन का मुआवजा भी शामिल किया गया है?
देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम 4 लेन की बात करें तो सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट को लेकर के पहले से ही जी। इस तरह से कवायद चल रही थी और इसके लिए जो तमाम सर्वेज हैं वो भी लगातार किया गया था। चाहे एनएच के तमाम जो मुआवजे देने की बात हो या लोगों की जो जमीनें अधिग्रहण एक तरीके से की जाएंगी, उसकी बात हो, वो तमाम सर्वे एक तरीके से हो चुका था और उसी के चलते कहीं न कहीं लोगों को मुआवजे देने की बात की कही गई है। और इसके अलावा कहीं न कहीं जिस तरीके से अब बजट को आवंटित कर दिया गया है, तो सही बात है कि लोगों को चाहे मुआवजा देने की बात हो या सड़क के चौड़ीकरण की बात हो, ये तमाम जो चीजें हैं वो एक तरीके से इसमें की जाएंगी, जिससे कि जो तमाम जो कनेक्टिविटी है, सड़कों का जो कनेक्टिविटी है वो और बेहतर जो है होती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल आकाश, एक बड़ी राशि उत्तराखंड को मिली है सड़क चौड़ीकरण के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी बाबा भारामल के मंदिर पहुंचे। बाबा भारामल मंदिर पहुंचकर सीएम धामी ने माथा टेका, शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, बाबा की समाधि पर चादर चढ़ाई और बाबा से राज्य के विकास के साथ ही सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर क्षेत्र में हुए निर्माण कार्य का भी सीएम धामी ने निरीक्षण किया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी बाबा भारामल के मंदिर पहुंचे। बाबा भारामल मंदिर पहुंचकर सीएम धामी ने माथा टेका, शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, बाबा की समाधि पर चादर चढ़ाई और बाबा से राज्य के विकास के साथ ही सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भारामल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भारामल मंदिर पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने जनपद भ्रमण के दौरान थारू राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचकर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। धामी ने कॉलेज पहुंचकर अपनी पुरानी यादें ताजा की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री इस विद्यालय के छात्र रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विद्यार्थियों के बीच पहुंचकर अपने विद्यार्थी जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते थे और लिखने के लिए तख्ती का उपयोग किया करते थे। उन्होंने कहा कि उनके आगे बढ़ने में विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में छात्र अष्टवी राज ने प्रश्न पूछा कि जैसे परीक्षा की घड़ी नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे घबराहट बढ़ती जा रही है। ऐसे में किस प्रकार टाइम मैनेजमेंट करें कि सारे सब्जेक्ट कवर हो जाए। इस पर सीएम धामी ने कहा कि परीक्षा से घबराने की जरूरत नहीं है, कठिन लगने वाले सब्जेक्ट को ज्यादा समय दीजिए, अपने शिक्षकों दोस्तों के साथ टॉपिक और विषय पर विस्तार से चर्चा कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में दो धुर विरोधियों की मुलाकात के बाद उबाल आ गया है। इसका कारण पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह मुलाकात है। दोनों के बीच लगभग 1 घंटे बंद कमरे में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच राजनीतिक मुद्दे सहित लोकसभा चुनावों के साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के हालातों पर चर्चा हुई। लेकिन इस मुलाकात के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर दो धुर विरोधी जो अक्सर एक दूसरे पर कटाक्ष करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे, वहां आज बंद कमरे में कैसे मुलाकात कर रहे हैं। क्या एकजुटता का संदेश देने की कोशिश है या कोई नई सियासी खिचड़ी पक रही है। रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और समय समय पर जो है उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो वो आज आए, तो जब आए तो स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो, इसके लिए जो है वार्तालाप होता रहता है। क्या कुछ खास ही होना चाहिए? प्रीतम सिंह जी हमारे राज्य के, हमारी पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से हैं, तो उनके पास उनसे तो बात करनी ही पड़ेगी। और फिर मुझको तो वैसे भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं
इनके पिताजी का भी आभारी हूँ और इन्होंने भी हमेशा मेरा साथ दिया है। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने पीएम आवास योजना के तहत धनराशि हस्तांतरित की। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 494 पात्र हितग्राहियों के खाते में राशि हस्तांतरित की गई। मुख्य विकास अधिकारी आर.एस. रावत ने बताया कि विकास खंडों के द्वारा 494 पात्र हितग्राहियों के खातों में 60,000 की पहली किश्त बांटी गई। आवास योजना है, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से 857 जो लाभार्थी हैं वो लाभान्वित होंगे इस साल, और पिछले साल लगभग पिछले साल 2 सालों में 950 से ऊपर लाभान्वित हो चुके हैं। और हमारे इस समय इनको 1,60,000 रुपए विभिन्न माध्यम 1,30,000 और टॉयलेट 12,000 का और 95 डेज का नरेगा की जो मानदेय है वो दिया जाता है। तो इसमें 2,96,000 आज पहुंच जाएगा और 494 जो हमारे लाभार्थी हैं उनके खातों में। जिनकी भी समस्याएं हैं उनका जो सर्वे में छूटे हुए वो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को सूची भेजी हुई है और वहां से जो फर्दर लिस्ट अप्रूव होके आएगी उस पर भी धनराशि रिलीज की जाएगी। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के गंगा नहर में एक युवक का शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवक का शव बिरला घाट से गंगा में बहता आ रहा था, तभी एक गोताखोर की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद गोताखोर ने शव को बाहर निकाला। घाट पर एक यंग आदमी की डेड बॉडी मिली है जो कि लगभग 30-35 साल का प्रतीत हो रहा है, परंतु अभी प्रथम दृष्टया जो है उसकी बॉडी से कोई ऐसी चीज़ या आईडी नहीं मिली है कि इसकी शिनाख्त हो पाए। तो जो हमारा इसमें एसओपी होती है उसके हिसाब से इसे हॉस्पिटल में रखवाया जाएगा और इसकी पहचान की तलाश करी। बरसाती सीजन अभी भले ही दूर हो, लेकिन देहरादून नगर निगम अभी से चौकन्ना हो गया है। नगर निगम ने अभी से बिंदाल और रिस्पना नदी की सफाई के लिए अभियान शुरू कर दिया है, जिसका शुभारंभ देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने किया। बता दें, नगर निगम शहर भर के 60 स्थानों पर 4 माह तक नदी नालियों में स्वच्छता अभियान चलाएगा। वहीं देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने शहरवासियों से भी नदियों में गंदगी न फैलाने की अपील की। का हमने शुरुआत कल करी है और हर वर्ष जो है बरसात से पहले हम ये अभियान चलाते हैं। इस वर्ष भी जो है हमने कल इसकी शुरुआत करी है ताकि बरसात से पहले सारे नदी नाले, छोटी नदी, बड़ी नदी, लगभग हमने 60 नदी नाले बड़े से लेकर छोटे तक चिन्हित किए हैं। उनको साफ करने का जो है हम हर वर्ष साफ करते हैं। इस वर्ष भी जो है हमने कल इसकी शुरुआत जो है रिस्पना से करी है। मैं सभी से प्रयास करूंगा कि जो हमारा जो देहरादून है इसमें सफाई के लिए हम भी जो है शुक्र शनि इतवार 3 दिन हम जो है एक जन जागरण अभियान चलाते हैं, जिससे लोगों को जागरूक करते हैं कि सफाई के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए, सफाई के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। तो मैं सभी शहरवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसमें जो है नगर निगम का सहयोग कीजिए। ये शहर आपका है, इसको शहर को जो संवारने की, इसको निखारने की जो है हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी। चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून में जोगीवाला सड़क चौड़ीकरण का स्थानीय लोग और दुकानदार विस्थापन की मांग कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। स्थानीय दुकानदार रमेश कुमार का कहना है कि पीडब्ल्यूडी ने उन्हें नोटिस जारी किया है, जिससे अब उनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दुकानदारों का यहां तक कि कहना है कि कुछ दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई है। अगर सरकार ने जल्द ही उन्हें विस्थापित नहीं किया तो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। पीडब्ल्यूडी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी को दिया है और आपके मेयर साहब को दिया है। परसों हम डीएम साहिबा से मिले थे, उन्होंने एनएच को भी और पीडब्ल्यूडी को भी और एसएलओ विभाग को भी सबको बुला करके हमारी मीटिंग कराई है और हमने विधायकों के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से ये कहा है कि आपकी 10 तारीख को कैबिनेट की बैठक, उसमें आप हमारे मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष रखें और इसका निस्तारण करें।
चलिए आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में एसएसपी पंकज भट्ट ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 105 ग्राम स्मैक के साथ उत्तर प्रदेश निवासी तस्कर को पकड़ा। आरोपी हल्द्वानी में कबाड़ का काम करता था और अपने गांव से स्मैक लाकर ज्यादा दाम में बेचता था। इसके साथ एसएसपी ने चेन स्नेचिंग मामले का भी खुलासा किया। 5 फरवरी को एक युवक पीड़ित से चेन लूटकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को खोजने के लिए कड़ी मशक्कत की थी। मामले में आरोपी से एक पीली धातु की चेन बरामद की गई है। ये पूर्व में भी पहाड़ों में लगातार जो है ड्रग की सप्लाई कर रहा था और पुलिस द्वारा जो प्रोफाइलिंग की गई है उसमें इसको रडार पे रखा गया था। एसओजी टीम और काठगोदाम पुलिस द्वारा जो कंबाइंड अभियान चलाया गया उसमें जीएसटी बिल्डिंग के पास से इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास 105 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस टीम द्वारा ड्रग्स पे जो लगातार काम किया जा रहा है उसमें एक बड़ी सफलता के रूप में इसको चिन्हित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलानी नदी पर आधे अधूरे पुल निर्माण का मामला उप जिला मजिस्ट्रेट तक जा पहुंचा। बता दें, नदी पर पुल निर्माण को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। गणेश कार्तिकेय कंपनी ने इसे आधे अधूरे हाल में ही छोड़ दिया है, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। मामले की शिकायत कई बार जिम्मेदारों से की गई, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। शिकायतकर्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी मामले की शिकायत की गई थी, जिसे एक विभाग के अधिकारी द्वारा वापस लिए जाने का फोन पर दबाव बनाया जा रहा है। 24 करोड़ रुपए की लागत से एक ओवरब्रिज बन रहा था और वो अभी तक पूरा कार्य उस पर नहीं हो पाया है। इसके बारे में मैंने पीडब्ल्यूडी देहरादून को भी लिखित में अवगत कराया और एसडीएम साहब लक्सर को भी मैंने ज्ञापन दिया था और मैंने तहसील दिवस में भी इसके बारे में कई बार मैं लिखित में दे चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है इसमें। आज भी मैं इसी के संबंध में यहाँ पर आया हूँ। मेरे पास कोई जेई है, उनका नंबर भी है मेरे पास, अनिल कुमार, उन्होंने अपना नाम बताया था। उन्होंने मुझे कॉल करके ये कहा था कि अपनी शिकायत वापस ले लो और दोबारा से फिर 1-2 महीने बाद या फिर बाद में कर देना। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि नहीं, ये फिर आप दोबारा कर देना, इस शिकायत को आप बंद कर लो और इसमें प्रक्रिया चल रही है। और आपका जो ये था पुल, एक बार हम इसका कुछ कर रहे थे जमीन वगैरह का, वो फाइल गड़बड़ हो गई थी, हमने दोबारा कर दिया और पुल का तो जल्दी काम हो जाएगा। इस बात को भी लगभग कई महीने हो गए जी, अभी तक तो कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के बैरागी कैंप में भारी मात्रा में दवाइयों का जखीरा मिलने से हड़कंप मच गया। बैरागी कैंप में गड्ढा खोदकर ये दवाइयां दबाई गई थी। बरामद हुई सभी दवाइयां सरकारी दवाइयां हैं। सूचना मिलने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी से गड्ढा खुदवा कर दवाइयां निकाली। मौके पर पहुंची ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि ये मामला बेहद गंभीर है। भारी मात्रा में सरकारी दवाइयां जमीन में गड्ढा खोदकर दबाई गई है। सरकारी दवाइयां कुंभ मेले के दौरान आई थी। जो दवाइयां एक्सपायर भी हुई नहीं है, उन्हें भी गड्ढे में दबा दिया गया है। जांच जारी है। मुझे कॉल किया है और एसडीएम साहब ने मुझे कॉल किया, बताया कि यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में दवाइयाँ डैम की गई है और मैं मौके पर आके मैंने यहाँ पे चेक किया तो जो दवाइयाँ यहाँ पे पाई गई हैं वो मोस्टली विटामिन की, आयरन, विटामिन सी है और जिसमें 1-2 दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी हैं, बाकी 2-3 दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी कि अभी एक्सपायरी नहीं हुई है। ये विषय थोड़ा सा गलत है। इस तरीके से जो दवाइयाँ अभी खाने योग्य हैं उनको जो है डैम किया गया है और जो कि जनता के हित में जानी चाहिए थी, उन्हें बिकनी चाहिए थी। ये दवाइयाँ सारी गवर्नमेंट सप्लाई की हैं, तो सीएमओ साहब को मेरे द्वारा लेटर उन्हें प्रस्तुत करके ये सारी जानकारी दी जाएगी कि किस हॉस्पिटल में ये बैच की दवाइयाँ उनके द्वारा सप्लाई की गई थी। तत्पश्चात ही पता चल पाएगा कि किसने और किस हॉस्पिटल से ये दवाएं यहाँ पर डैम की और क्यों की गई है। जोशीमठ में भू धसाव से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्री फैब्रिकेटेड भवनों का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने प्री फैब्रिकेटेड भवन निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बता दें, आपदा प्रभावितों के लिए ढाक में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था के सहयोग से प्री फैब्रिकेटेड भवन बनाए जा रहे हैं। ढाक में विद्युत लाइन बिछा दी गई है, जल्द ही निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। वहीं जोशीमठ में उद्यान विभाग की भूमि पर प्री फैब्रिकेटेड निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। यहां पर 1 BHK तैयार हो गया है, जबकि 2 BHK और 3 BHK भवन का कार्य अंतिम चरण में है। कुछ घर ऐसे जहां पर पहले से क्रैक थे, उसमें वाइडनिंग की रिपोर्ट्स आई हैं।
और कुछ 5 घर ऐसे हैं जहां पर नए घरों में भी बिल्कुल हल्की दरारें हमें परिलक्षित हुई हैं। तो उन घरों को, उन लोकेशंस को हम मॉनिटर कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है कि हमें कोई एक्शन लेना पड़ता है तो उसके लिए तैयार हैं। बट अधिकांश जो ये क्रैक्स पड़े हैं ये ऐसे घर थे जहाँ पर अभी लोग नहीं रह रहे थे। 1-2 घर ऐसे थे जो लोग रह रहे हैं, तो उनको हमने मॉनिटर करने के लिए बोला है। अगर स्थिति ऐसी आती है उनको शिफ्ट करना पड़ता है तो उनको भी करेंगे। जो यहाँ की मिट्टी थी उसमें इनको बोल्डर को तोड़ने में थोड़ा टाइम लगा, जिसकी वजह से निर्माण में थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है, काम प्रगति से चल रहा है और जल्द ही ये मॉडल हट बन के तैयार हो जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे, जहां शहर के मुख्य चौक पर थारू जनजाति की महिलाओं को देख सीएम धामी ने अपना काफिला रोक लिया। जब सीएम धामी नीचे उतरे तो महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी देने पर आभार जताते हुए उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार उपस्थित रहे। उधम सिंह नगर के बाजपुर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आम जनता के हित को देखते हुए अपना बजट पास किया है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और नए आयामों को स्थापित कर रही है। वहीं अडानी ग्रुप को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश भर में हुए उनके नुकसान को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पर अडानी सरकार का हिस्सा नहीं है। साथ ही कहा कि राजस्थान में अडानी ग्रुप ने सबसे अधिक काम किया है और वहां कई विरोध नहीं हो रहा है। राजस्थान सरकार अडानी ग्रुप को बुलाकर निवेश करवा रही है, जिसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर संसद की कार्रवाई को ठप करना चाहते हैं। अडानी जी सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में काम नहीं कर रहे हैं। अडानी जी का सबसे बड़ा बजट राजस्थान के अंदर चल रहा है, तो ये लोग वहां पर क्यों प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? तो ये तो सिर्फ संसद की कार्रवाई को ठप करने के लिए, क्योंकि एक संसद की कार्रवाई में एक दिन में कितना खर्चा होता है आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये विपक्ष का रवैया ठीक नहीं है। अगर कहीं है तो प्लेटफॉर्म पर बात करनी चाहिए और विषय पर चर्चा होनी चाहिए। और अडानी जी का सरकार से क्या संबंध? अडानी एक बिजनेसमैन है, सरकार है और सरकार ने, मैंने जो कहा कि बजट प्रस्तुत किया है, एक संतुलित बजट है, आम जनता का बजट। और अडानी का सबसे बड़ा काम राजस्थान के अंदर चल रहा है। अगर अडानी को इतना वो था तो आपको राजस्थान में उसका विरोध करना चाहिए था। वहां तो आप उसको, अडानी जी को बुला कर ले गए, अडानी जी आइए और हमारे यहाँ काम करिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।